नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब होटल मालिक ने चिल्लाकर कहा, ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? तो बेटे ने चिल्लाकर कहा, यह नौकरानी नहीं, मेरी माँ है। दिसंबर की बात है। काफी सालों बाद मेरा मथुरा जाना हुआ, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार मुझे प्राप्त हुआ। वैसे तो मेरा जाना कोई अति आवश्यक नहीं था, परंतु यह सोचकर कि वहां जाकर कुछ पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाएंगी और साथ ही कुछ अपने दोस्तों से और जानकारों से मुलाकात भी हो जाएगी, जिनको मैं लगभग जीवन की इस भाग दौड़ में भुला ही बैठा था। यही सोचकर मैं बस से मथुरा के लिए रवाना हो गया। मथुरा पहुंचने में बस को लगभग 3 घंटे का समय लगता था, इसलिए मैं आराम से झपकी लेते हुए सो गया। तभी अचानक बस के जोर से रुकने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। बाहर देखा तो रेल फाटक के आगे जाम लगा हुआ था और बस वहीं रुक गई थी। मथुरा नजदीक ही आ चुका था, पर रेल फाटक बंद होने की वजह से बस कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी समय था। मैंने इतने में सोचा कि चलो ठंड में चाय की चुस्की का ही मजा लिया जाए। यही सोचकर पास में बने ढाबे पर चाय पीने के लिए बस से उतर गया। ढाबे पर जाते ही चाय का ऑर्डर दिया और पास में पड़े तख्त पर बैठ गया। यूं ही नजर इधर उधर घुमा रहा था कि ढाबे के मालिक की आवाज सुनाएगी, जो कि एक बुढ़िया को डांट रहा था। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी से गिलास धोकर ला, बस रुक गई है, बहुत सारे लोग चाय पीने आएंगे। लाती हूँ बाबूजी, बड़ी मरी सी आवाज में कहकर वह औरत कांच के गिलास धोने लगी। जैसे ही उस औरत पर मेरी नजर गई, उस मुरझाए हुए चेहरे को देखकर लगा जैसे चेहरा को जाना पहचाना सा है। ऐसा लगा जैसे इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, पर कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा था। जल्दी ही दिमाग के घोड़े सर पर दौड़ने लगे। इसे कहाँ देखा है? जितना दिमाग पर जोर डाल रहा था उतना ही समझ नहीं आ रहा था। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से सिर ठीक से ढक भी नहीं पा रहा था। कुछ चांदी सी चमकते बाल उस फटे पल्लू से चमक रहे थे। काला सलवट्टों वाला मुरझाया चेहरा सोच सोच कर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर होगी कोई सोचकर अपने अकल की घोड़े को विराम दिया, क्योंकि तब तक एक छोटा सा लड़का चाय लेकर बगल में आ खड़ा हुआ और बोला, बाबूजी चाय ले लो। उस लड़की से गिलास थामा और चाय पीने लगा। इतने में देखा तो ट्रेन भी आ चुकी थी। मैं अपनी चाय पीकर और पैसे देकर बस की तरफ बढ़ा। बस मथुरा के लिए फिर से रवाना हो गई और बस स्टैंड पर आकर रुक गई। वहां से रिक्शा पकड़कर मैं थोड़ी देर में ही रोहित के घर पहुंच गया। घर पर शोक का माहौल था। मैंने भी रोहित के पास पहुंचकर चाची की मृत्यु पर अपना दुख जताया। वह मुझसे लिपट गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पहुंच चुका हूं, क्योंकि मेरा तबादला होने की वजह से मैंने अपना घर बार बेचकर बुलंदशहर में ही अपना ठिकाना बना लिया था
और कभी इस तरफ आने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। कई बार यार दोस्तों के बच्चों की शादी के कार्ड आए, पर व्यस्तता के चलते आना नहीं हो पाया। रोहित मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। उसकी माँ को मैं चाची कहकर पुकारता था। वह भी मुझे एक बेटी जैसा प्यार देती थी। यही कारण था कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। और कहते भी हैं कि सुख में भले ही ना जाओ, पर दुख में जरूर जाना चाहिए। रोहित ने भी काफी शिकायत की, यार तू तो हमें भूल ही गया, बड़ा आदमी जो बन गया है अब, हम जैसे छोटे लोगों से क्यों मतलब रखेगा। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी की जिम्मेदारियों की वजह से ही मैं निकल नहीं पाया। उसने जब मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि राज तो इंजीनियर बनकर दिल्ली में बस गया है। मैंने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की के साथ कर दी है और उसका 2 साल का एक बेटा भी है। अब तो ये सुनते ही सुरेश और नाराज हुआ कि बेटे की शादी भी कर दी और किसी को बुलाया भी नहीं। तभी बात संभालते हुए मैंने कहा कि बस क्या करूं यार, जल्दी जल्दी में सब करना पड़ा, किसी को बुलाने का मौका भी नहीं मिल पाया। तब रोहित ने पायल और रजत के बारे में पूछा और व्यंग करते हुए पूछा कि क्या उनकी भी शादी कर दी, वो भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं रजत की तो जॉब लगने वाली है और पायल तो अभी छोटी है, वह भी पढ़ाई कर रही है, मैंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, यह कहकर रोहित ने बात खत्म कर दी। तभी भाभी जी ने खाना लगा दिया। हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे अपना पुराना घर देखने की इच्छा हुई, तो मैं रोहित से विदा लेकर अपना पुराना घर देखने निकल पड़ा, जो पास ही दूसरी गली में था। अपनी गली में पहुंचते ही ठीक घर के सामने मैं रुका और एक घर को निहारने लगा जिसमें मेरा बचपन बीता था। तभी उस घर के मालिक श्री राम सिंह जी निकल आए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे आदर सहित घर के अंदर बुलाया। मैं घर के अंदर गया और बैठ गया। तभी मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर मेरी नजर गई। घर बाहर से काफी बदल गया था। वह रामेश्वर जी का घर था, जिन्हें मैं प्यार से दादा कहकर पुकारता था। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े थे। उनकी पत्नी रचना भी थी, जो उनसे उम्र में आधी थी। मैंने राम सिंह जी से पूछा, क्या रचना भाभी अभी भी इस घर में रहती हैं? नहीं, उन्हें तो ये घर बेचे काफी साल हो गए। भाई साहब की दवा दारू के लिए उन्होंने यह मकान किसी और को बेच दिया था और किराए के मकान में रहने लगी। कुछ साल बाद रामेश्वर जी की बीमारी से मृत्यु हो गई और सुना है उनकी बीमारी में रचना जी की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। रिश्तेदार तो कोई था नहीं जो उन्हें सहारा देता और औलाद भी कोई नहीं थी। बेचारी रचना अकेली रह गई। अब सुना है शहर के बाहर किसी ढाबे पर बर्तन धोती है और उससे अपना गुजारा चलाती है। ढाबे वाला 2 समय का खाना और थोड़ी बहुत पगार दे देता है, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती है। क्या? यह सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। रचना भाभी और इस हालत में रह रही है, सुनकर कलेजा मुंह को आने लगा। तभी मुझे उस ढाबे पर
बर्तन मांजती हुई बुढ़िया का ख्याल आया। कहीं वही तो रचना भाभी नहीं थी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। वह होती तो मैं उन्हें जरूर पहचान जाता। उनका सुंदर चमकदार चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? पर वह औरत भी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु मैंने राम सिंह जी से पूछा, क्या आप जानते हैं वह किस ढाबे पर काम करती है? पक्के तौर पर तो कह नहीं सकता, पर शायद शहर के बाहर रेलवे फाटक के पास हरी ढाबे पर ही काम करती है। यही लोगों से सुना है। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब जिसे मैंने देखा वह रचना भाभी ही थी। हे भगवान, मैं उन्हें कैसे ना पहचान पाया? क्या उनकी शक्ल इतना बदल गई है? अब तो मेरा मन किसी बात में नहीं लग रहा था। मैंने राम सिंह जी को जल्दी से नमस्कार कर निकल पड़ा। मैं अति शीघ्र ढाबे पर पहुंचना चाहता था और रचना भाभी से मुलाकात करना चाहता था। उनकी इस दशा का कारण जानना चाहता था। जल्दी से रिक्शा पकड़कर मैं उस ढाबे तक पहुंच गया। नजर घुमाकर इधर उधर देखा तो वह नजर नहीं आई। फिर मैंने उस छोटे से लड़के को पुकारा जिसने मुझे दोपहर में चाय दी थी। मैंने उस लड़के से पूछा कि वह महिला कहाँ है जो दिन में गिलास मांज रही थी। तब मुझे वहां इशारे से ढाबे के पीछे ले गया जहां रचना भाभी बर्तनों के ढेर के साथ बैठी थी और बर्तन मांज रही थी। उनका ध्यान बर्तनों पर था, इसलिए मुझे नहीं देखा। अब की बार मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान गया। अरे यही तो मेरी रचना भाभी थी, संजीव की पत्नी। इनका चेहरा इतना बदल जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रचना भाभी कहकर मैंने पुकारा तो उन्होंने सिर उठाकर मुझे पहचानने का प्रयास किया, पर शायद मेरे पक चुकी सफेद बालों की वजह से पहचान नहीं पाई। कौन? उनके मुंह से निकला। मैं बोला, नितिन, आपका देवर, आपका पुराना पड़ोसी। कुछ याद आया? ओ नितिन बाबू। नाम सुनते ही ये झट से पहचान गई। अरे कितने सालों बाद मिले हो। बाल पक गए हैं और चेहरा मोहरा और ढील ढोल भी बदल गया, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप यहाँ कैसे? और मैं यहाँ हूँ, आपको कैसे पता चला? कुछ संकोचते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। शायद अब तक अपनी बदहाल स्थिति का उन्हें ध्यान आ गया था। हाथ धोकर अपनी फटी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, आप यहाँ कब आई? आपको तो गए हुए एक जमाना बीत गया। कोई खोज खबर भी नहीं ली और आपके संजीवता भी मुझे छोड़कर चले गए। आंखों में आंसू भरकर रचना भाभी बोली, हाँ पता चला। आज ही एक दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर आया था, तभी संजीव के बारे में भी पता चला। आप तो जब से यहाँ गए हो हम सबसे नाता ही तोड़ दिया, कोई खोज खबर भी नहीं दी। आज इतने वर्ष बाद कैसे इस शहर की याद आई? बस भाभी, क्षमा चाहता हूँ, काम में इतना व्यस्त हो गया था कि आने का समय ही नहीं निकाल पाया। रहने दो, आने का मन होता तो ऐसा ना होता। जिसका मन होता है वह देर सबेर समय निकाल ही लेता है। तुम घर बाहर छोड़कर ऐसे गए कि किसी की सुध ही नहीं ली, और तो और अपना जो पता देकर गए उस पर चिट्ठी डाली
तो वह भी वापस लौट कर आ गई। ओह, मुझे नहीं पता। जिस किराए के घर में मैं यहाँ से गया था, वह घर तो मुझे 6 महीने में ही छोड़ना पड़ा। नया पता आपको मैं दे नहीं पाया। मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, अब रहने भी दो। और ये बताओ कि मेरा बेटा, मेरा राज कैसा है? अब तो वह बड़ा हो गया होगा। क्या मुझे अब भी याद करता है? हे भगवान, मैं भी कैसी पागल हूँ। इतने वर्ष हो गए उससे मिले, इस बुढ़िया को तो भूल गया होगा। उसको तो मैं याद भी नहीं होंगी। नहीं भाभी, उसे आप अच्छे से याद हो। वह आपको कैसे भूल सकता है? एक आप ही तो थी जिसने राज को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। नहीं तो रजनी तो उसे कभी अपना समझ ही नहीं पाई, हमेशा तिरस्कार ही किया। नहीं नितिन बाबू, ऐसा ना कहे। रजनी भी उसे बहुत प्यार करती थी। चलो छोड़ो उन बातों को। आप बताइए, आपकी ये हालत कैसी हो गई? और संजीव की मौत कब हुई? बस पूछो मत नितिन बाबू। तुम जब चली गई तो मेरा तो जैसे सहारा ही चला गया। बीमार तो तुम्हारे दादा तुम्हारे सामने ही रहने लगी थी। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। वह टीवी की शिकार हो गई। मोहल्ले वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया। मैंने कुछ समय तो जैसी तैसी गहने बेचकर उनका इलाज कराया। जब उन्हें और कई बीमारियों ने घेर लिया तो मैंने ये मकान बेचकर किराए का घर ले लिया और काफी सारा पैसा उनकी बीमारी में लगा दिया। बीमारी बढ़ती गई और पैसा खत्म होता गया। आखिर एक दिन तुम्हारे दादा की सांस भी थम गई और वे मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई। बहुत से लोगों ने मेरी जवानी पर गंदी नजर डालकर मुझे नोचना चाहा, पर मैंने इस समाज का मजबूरी से सामना किया। घर घर जाकर काम मांगना चाहा तो मेरी जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई। कोई मुझे काम देने को राजी नहीं हुआ। तब यहाँ शहर से दूर आकर मैंने इस ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ली। ये भला आदमी निकला। इसने मुझे 2 समय का खाना व रहने को पोटरी दे रखी है। किसी तरह बस गुजर बसर हो रहा है। अब तो मौत ही शीघ्र आ जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं, ऐसा मत कहिए भाभी। तभी ढाबे का मालिक भाभी को ढूंढता हुआ आ गया और उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बुढ़िया, तू यहाँ बैठकर क्या गप्पे लगा रही है? बर्तन कौन साफ करेगा? तेरा बाप क्या? नहीं बाबूजी, अभी धोती हूँ। ये कहकर रचना भाभी सक पकाकर उठ खड़ी हुई। मुझे भी बहुत जोर का गुस्सा आया और उस आदमी का गिरेबान पकड़कर बोला, तुम्हें क्या इतनी भी शर्म नहीं है कि एक भली औरत सी कैसे बातें करती है? अजी रहने दो, भली औरत तुम्हारी क्या लगती है? तुम इसे कैसे जानते हो? तब कहाँ थे जब यह मुझसे गिड़गिड़ाकर काम मांगने आई थी? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं चाहने वाले। अगर इतनी ही परवाह है तो अपने घर क्यों नहीं ले जाते? यह सब सुनते ही मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही वह बौखला गया और जोर जोर से आवाज देकर उसने अपने नौकरों को बुला लिया। तुरंत ही 4-5 लड़के वहां आ गए और मुझे वहां से धक्के मारकर भगाने लगी। रचना भाभी आंखों में आंसू लिए खड़ी रह गई। उन्हें भी ढाबे वाले से
शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप जाकर अपने बर्तन धोने लगी। मैं हक्का बक्का वहां से निकल पड़ा और रचना भाभी की कोई सहायता नहीं कर सका, जिसका मुझे रास्ते भर अफसोस रहा। घर आकर मन बहुत उदास हो रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रजनी ने जब जानना चाहा तो तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर कमरे में सोने चला आया। पुरानी यादें एक एक करके आंखों के सामने ताजा होने लगी। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब संजीव रचना भाभी से शादी करके उन्हें घर लाए थे। रिश्ते की एक मौसी ने उनका भरपूर स्वागत किया। शाम को संजीव ने एक दावत पर हम सब दोस्तों को भी बुलाया। खाना रचना भाभी ने ही बनाया था और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। जब उन्होंने बैठकर आने के लिए भाभी को पुकारा तो बंगाली परिवेश में सजी धजी भाभी उपस्थित हुई। रचना भाभी काफी सुंदर थी। उनकी उम्र लगभग 25 के आसपास रही होगी। संजीव ठहरे 50 के आसपास। पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, संतान कोई नहीं थी। संजीव दादा ने हम सभी मित्रों का नाम सहित परिचय कराया। उन्होंने भी अपनी मधुर आवाज में सबको अभिवादन किया। रात ज्यादा हुई तो हम सब भाभी को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। घर आकर रजनी ने पूछा, मिल आए भाभी से? तो मैंने सहमति में सिर हिलाया। कैसी लगी पूछने पर मैंने उनकी सुंदरता का बखान कर दिया। रजनी ने कहा, चलो अच्छा है। इसके बाद यदा कदा रचना भाभी से भेंट होने लगी। एक दिन भाभी ने पूछा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो मैंने रजनी व तीनों बच्चों के बारे में बता दिया। बड़े बेटे का नाम राज, जो 6 साल का है। उसके बाद रजत 3 साल और पायल साल भर की है। अरे वाह, आपके पास तो बाल गोपाल रूपी अनमोल रतन है। ये कहकर भाभी मुस्कुराई। तभी संजीव दादा ने कहा कि अरे इसकी भी दूसरी शादी हुई है। पहली पत्नी से राज है और दूसरी से रजत और पायल। कुछ दिन बेटे की रजनी मेरे पास शिकायत लेकर आई कि देखो जी, आप अपने बेटे को संभालो, रचना मेरे राज को बिगाड़ रही है। जब तब बुलाकर उसे खिलाती पिलाती रहती है। क्या मैं उसे खाना नहीं देती जो वह वहां जाकर मांग मांग कर खाता है? ऐसे तो पड़ोस में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बात तो सही थी उसकी। मैंने राज को अकेले में बुलाकर पूछा तो राज ने बताया कि पापा माँ तो रजत और पायल को खिलाने में ही लगी रहती है। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तो अभी देती हूँ कहकर काफी समय बाद खाना देती है। मैं बहुत देर तक भूखा बैठा रहता हूँ या रात की बची हुई रोटी खाकर काम चला लेता हूँ। इधर कुछ दिनों से बड़ी माँ रचना भाभी मुझे अपने पास बुलाने लगी है। बड़ी माँ कौन? मेरे पूछने पर राज ने जवाब दिया, वह सामने वाले घर में जो नई आंटी आई है, उन्होंने ही मुझे बड़ी माँ कहने को कहा है। तो मैंने उन्हें कहने लगा। वह मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती है। उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम किसके बेटी हो? मैंने आपका नाम बताया तो उन्होंने मुझे घर के अंदर बुला लिया और खाने का सामान दिया और मुझसे प्यार से ढेर सारी बातें की। माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता। पढ़ाई में भी मेरी सहायता नहीं करती। पहले भी
मुझे स्कूल में काम पूरा ना होने की वजह से बहुत डांट खानी पड़ती थी। पर अब बड़ी माँ मेरी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं, तो मैं उनके घर चला जाता हूँ। वहां वे मुझे पढ़ा भी देती है और खाने भी देती है। उस नन्हे से बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर प्यार आया और उसे मैंने खेलने जाने को कह दिया। राज वहां से चला गया। तब मैंने रजनी को आड़े हाथ लिया और उसे समझाया कि तुम राज का ध्यान क्यों नहीं रखती हो। वह भी एक आखिर बच्चा है। तुमसे यदि प्यार और खाना नहीं मिलेगा तो वह जाकर ही इसे तलाशेगा। इस पर रजनी पूरी तरह मुझ पर फट पड़ी। हाँ, मैं तो हूं ही सौतेली माँ, कितना भी कर लो, मेरा किया हुआ किसी को कहाँ दिखेगा। हमेशा सौतेली ही कहलाऊंगी। तुम ही देखो, और छोटे छोटे बच्चे हैं। पायल तो कितनी छोटी है, मेरे पर ही आश्रित है। तुम भी घर के काम में कोई सहायता नहीं करते हो। हाँ, थोड़ा सारा दिन तो काम में निकल जाता है, फिर लाट सांप को कब बैठकर फड़ाऊं और ध्यान दो। इस पर मैंने समझाते हुए कहा कि फिर उसका रचना भाभी के घर जाने पर बुरा मत मानो और उसे जाने दो। वह वहां उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती है और बच्चा समझकर खाने को भी कुछ दे देती है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा करा करो, तुम पहले ही भरपेट उसे खिलाकर भेजा करो ताकि वह वहां कुछ खा ही ना पाए और तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। मेरे सामने तो रजनी ने सहमति जताई थी। मुझे पता था करेगी वह अपने मन की ही, तो मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दिन बीते, साल बीती। बेटा राज का रचना भाभी के घर आना जाना बढ़ गया। रचना भाभी का प्यार उस पर बढ़ता ही जा रहा था। राज माँ के सामने तो कुछ नहीं बताता, परंतु चुपचाप मुझे अकेले में अपनी बड़ी माँ की तारीफ करता रहता और बताता कि वे कैसे पढ़ाई में उसका सहयोग करती है। उनकी बदौलत ही वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, जिससे मैं भी रचना भाभी का कृतज्ञ हो गया था। एक तो छोटी सी नौकरी, ऊपर से 3-3 बच्चों का खर्चा। उस वक्त राज को ट्यूशन पढ़ाने की हालत में भी नहीं था, इसलिए भाभी की एक छोटी सी सहायता भी मुझे बड़ी नजर आ रही थी। रजनी अंदर ही अंदर तो चिढ़ती रहती, परंतु जब मैंने उसे पढ़ाई का हवाला दिया तो वह चुप रह गई। एक बार की बात है, सर्दी के दिन थी। राज को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक वह रचना भाभी के घर जा नहीं पाया। इसलिए रचना भाभी ही उसकी कुशल क्षेम पूछने घर आई और राज के लिए ढेर सारे फल लाई, परंतु बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पास के डॉक्टर से इलाज करवाया, पर उसे बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। तब रचना भाभी एक बड़े डॉक्टर को लेकर आई और उसने राज की अच्छी तरह से देखा तो उसे टाइफाइड का अंदेशा हुआ। उसके लिए उसने टेस्ट करवाए। इन सब में रचना भाभी ने ही मेरी सहायता करी। जब मैंने उनका ध्यान करना चाहा और कहा कि मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, इस पर लगभग नाराज होते हुए वह बोली, नितिन बाबू, आप मुझे क्या पराया समझते हैं? राज मेरा भी तो बेटा है। इसे मैं अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ। इसके लिए जो कुछ भी करूं वह मेरे लिए कम ही होगा। और हाथ जोड़कर अपने घर चली गई। दिन बीते और राज ठीक हो गया।
और मैं भी अपने काम में मशगूल हो गया। कभी कभी संजीव दादा मुझे अपने घर बुला लेते थे और शतरंज की बाजी जम जाती थी। कुछ दिनों बाद संजीव दादा की तबीयत खराब रहने लगी। रचना भाभी मुझे संदेश देकर डॉक्टर को बुलवाने को कहती और मैं बिना ना नुकर करे डॉक्टर को बुला लाता। पर संजीव दादा पर दवाइयों का असर कम होता जा रहा था। अब वे अक्सर बीमार रहने लगी थी। मेरा उनके घर जाना भी बढ़ गया था और रचना भाभी से भी नजदीकी बढ़ती जा रही थी। अब वे खुलकर मुझसे अपनी सुख दुख की बातें करने लगी। 2 साल और इसी तरह निकल गए, पता ही नहीं चला। राज भी पढ़ाई में होशियार होता जा रहा था और रजत भी अब पढ़ने लगा था। तभी मेरी पदोन्नति के आदेश आ गए और मेरा तबादला बुलंदशहर हो गया। मुझे भी मेरे बच्चों समेत मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। चलते समय राज अपनी बड़ी माँ से लिपट लिपट कर खूब रोया। रचना भाभी भी आंखों से आंसू लिए हमें विदा करने आई। वह बार बार यही कह रही थी कि अब उनकी कौन सहायता करेगा, क्योंकि दादा की बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। मेरा मथुरा जाना भी लगभग छूटता गया। 1-2 बार तो मैं वहां गया और रचना भाभी से मिलकर आया। देखा कि संजीव दादा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। किसी तरह भाभी घर और उनको संभाले हुई थी। कुछ दिन तक तो पत्रचार चला, हालचाल ज्ञात हुए, पर धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटता चला गया। अपना पुराना पुश्तैनी घर बेचकर मैंने बुलंदशहर में ही अपना घर खरीद लिया। साथ ही मेरी तरक्की भी होती गई, काम भी बढ़ता चला गया। राज को भी हॉस्टल में दाखिल करा दिया। वह पढ़ने में भी होशियार होता चला गया। उसकी नींव भाभी ने पहले ही मजबूत कर दी थी। उसका ही शायद ऐसा असर हुआ कि वह खुद पढ़ने का शौकीन हो गया और हर क्लास को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करता हुआ इंजीनियर बन गया। रजत ने भी इस साल MBA कर लिया और अब जॉब की तैयारी कर रहा है। पायल भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता है। अब तो मेरे बालों में भी सफेदी झलकने लगी है। आखिर 20 साल का फासला कम नहीं होता। इतने वर्ष में बहुत कुछ बदल जाता है और लगभग बदल भी चुका था। यह सोचते सोचते कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम को घर आया तो फिर रचना भाभी की याद सताने लगी। कैसे मैं ढाबे वाला उनकी बेइज्जती कर रहा था, कैसे गुजर बसर कर रही थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। इसका क्या हल हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, यह सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। तभी 1 हफ्ते बाद राज का फोन आया और उसने बताया कि मुन्ने की तबीयत कई दिन से खराब है, जिसकी वजह से कभी मीरा को तो कभी उसे छुट्टी लेनी पड़ रही है। खर्च वाले भी ढंग से बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से मुन्ना बीमार पड़ गया है। राज वहां बहुत परेशान था। घर में पूरे दिन की मेड रख ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे को अकेले छोड़कर जाने में खतरा था। ऊपर के कामों की मेड लगा रखी थी, जो आती थी
और चली जाती थी। उसकी बातों को सुनकर मैं भी परेशान सा हो उठा। उसकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं दिख रहा था। बैठा बैठा सोच ही रहा था कि मुझे एक उपाय सूझा जिससे राज की और रचना भाभी दोनों की परेशानी का हल हो सकता था। मैंने दौड़कर राज को फोन लगाया। उधर से राज की घबराई हुई आवाज आई, कैसे हो पापा, ठीक तो हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मुन्ना कैसा है? अब तो कुछ उसकी हालत में सुधार है, राज ने जवाब दिया। चलो अच्छा है, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी पापा। उधर से राज का स्वर आया, बेटा तुम्हें अपनी बड़ी माँ याद है जो मथुरा में हमारे घर के सामने रहती थी और तुम्हें बहुत प्यार करती थी? जी पापा, मुझे आज भी बड़ी माँ याद है। उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? उन्होंने जो मुझे प्यार दुलार दिया वह मुझे अपनी सगी माँ से भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उसे तो मैंने बचपन में ही खो दिया था। हाँ बेटा, उन्हीं के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी अभी कुछ दिन पहले किसी कारणवश मेरा मथुरा जाना हुआ और सौभाग्यवश बड़ी माँ से सामना हुआ। उनकी हालत जो देखकर आया हूँ उसे मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर मैंने जो देखा था वह सारा ब्यौरा उसे बता दिया। सुनकर राज को भी बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, इस बारे में मैं कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ? तब मैंने उसे समझाया कि मेरे मन में एक ख्याल आया है कि तुम अपनी बड़ी माँ को अपने साथ रख लो, जिससे उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुन्ने को भी अच्छे से देखभाल करने वाली माँ मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा है पापा, पर इसके लिए मुझे मीरा से भी सलाह लेनी पड़ेगी। आखिर उसकी सहमति भी तो आवश्यक है। मैं अकेले से ही निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा बेटा, ठीक है, पर इस बारे में जरूर सोचना और मुझे शीघ्र अवगत करना ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। जी पापा, कल इस बारे में आपसे बात करता हूँ, कहकर राज ने फोन रख दिया। अगले दिन राज को फोन आया। उधर से जो कुछ भी उसने कहा उससे मेरी आंखों की चमक बढ़ गई। राज ने बताया कि शुरू में तो मीरा ने उसका समर्थन नहीं किया और कहा कि इससे उनकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, और दूसरा वह पता नहीं कैसे स्वभाव की हो, वह उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। राज ने ही उसे आश्वस्त किया कि वह बचपन की सारी बातें बताई कि वह कैसे उसका बचपन में ख्याल रखती थी और कैसे बीमार पड़ने पर उसकी सेवा की थी, कैसे पढ़ाई में खुद उसका ध्यान रखा और पढ़ाया, वह कितनी सरल स्वभाव की थी, वह सब जानता है। यह सब सुनकर मीरा कुछ आश्वस्त हुई और उनको अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश था और राज को अति शीघ्र आने को ही कह दिया ताकि रचना भाभी को लेने साथ चल सके। राज ने भी शीघ्र आने का वादा किया। अगले हफ्ते ही राज घर पर आ गया और हम दोनों टैक्सी लेकर मथुरा के लिए निकल पड़े। मथुरा पहुंचते ही उस ढाबे पर पहुंची तो ढाबे वाले ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। उसको अनदेखा कर रचना भाभी को ढूंढने लगा। वो ढाबे के पीछे बैठी बर्तन धो रही थी। मैंने उनको नाम से पुकारा तो उन्होंने मुड़कर देखा। मुझे देखकर उनके चेहरे पर निराशा के भाव भाग गए। तभी मैंने कहा,
देखो कौन तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर वह चकित सी राज की तरफ देखने लगी। पहचानो तो कौन है, परंतु उनकी आंखें राज को पहचान ना सकी, क्योंकि जब उन्होंने उसे अंतिम समय देखा तो वह केवल 9 वर्ष का बच्चा था और अब वह भरपूर जवान युवक था। अरे भाभी, आपने अपने राज को नहीं पहचाना? राज का नाम लेते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और मारे खुशी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। राज ने भी बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसका माथा प्यार से छुआ और बोली, इतना बड़ा हो गया है रे, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। हाँ बड़ी माँ, मैं भी आपको कहाँ पहचान पाया, कितनी बूढ़ी हो गई हो। यह सुनकर हम तीनों ही हंस पड़े। चलो बड़ी माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम मेरे साथ दिल्ली में रहोगी। तुम्हारी बहू और तुम्हारा पोता घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं कैसे चाह सकती हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कुछ आखिरी दिन बचे हैं, वह भी जैसे तैसे निकल जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, अब मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। यह सुनकर राज ने रचना भाभी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तब मैंने भी समझाया, रचना भाभी, राज अकेले दिल्ली में अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता है। तुम इसके साथ रहोगी तो बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। वहां तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, केवल आया के ऊपर नजर रखनी होगी। तुम्हारे लिए अलग एक कमरा होगा, क्योंकि मैं और रजनी तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा थोड़ा रचना भाभी को मेरी बात समझ में आ गई थी। अब रचना भाभी चलने के लिए तैयार हो गई। तभी ढाबे का मालिक आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबूजी, तुम फिर से आ गए। अब मेरी नौकरानी को क्या पाठ पढ़ा रहे हो? इस पर राज ने लगभग उसी की तरह चीखती हुई कहा, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी बड़ी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ। यह सुनते ही ढाबे का मालिक डर गया और एक तरफ हटकर पीछे खड़ा हो गया। राज ने उसे चेतावनी देती हुई कहा, यह अब यहाँ नहीं रहेंगी और मैंने सदा के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर ढाबे का मालिक मुंह सिकोड़कर वहां से चला गया। चलो बड़ी माँ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कहकर राज ने बड़े अधिकार पूर्वक उनका हाथ पकड़कर टैक्सी में बैठा दिया और सफर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में मैं अपने घर उतर गया और राज रचना भाभी को लेकर दिल्ली चला गया। घर पहुंचते ही मीरा ने रचना भाभी का एक सास की तरह सम्मान देते हुए स्वागत किया और नहला धुलाकर बढ़िया रेशमी साड़ी पहनने को दी। रचना भाभी भी इस अपनेपन को पाकर अभिभूत हो गई। कुछ दिन तो मीरा ने उन्हें आराम से रखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप ही घर की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। मीरा भी निश्चित होकर अपने काम पर जाने लगी। भाभी मुन्ने का खास ख्याल रखने लगी। वह मीरा को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। मीरा भी मां के रूप में उन्हें पाकर बहुत खुश थी। मीरा ने फोन करके मुझे धन्यवाद कहा और बताया कि
मुन्ना भी रचना भाभी की देख रेख में रहकर कैसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। रचना भाभी है ही ऐसी, जिसके साथ रहती उसको अपना बना लेती। मीरा की बात सुनकर भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि रचना भाभी को भी बुढ़ापे में सिर छुपाने को जगह मिल गई थी और मुन्नी को भी एक अम्मा रूपी दादी मिल गई थी। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। यह रिश्ता जरूर अनोखा था, परंतु था अनमोल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।